बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजीएन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम निहायत ही मुफीद होगा उन नाजरीन के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर घर में हर बच्चा, हर माँ, हर बहन जो है वो अपने मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। इस हवाले से अगर माजी देखा जाए तो जब इंटरनेट नहीं था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम इंटरनेट के बगैर भी करते थे, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें हमें मुश्किलात होती थी। आज वो चीज़ें हम फास्ट तरीके से करते हैं, लेकिन इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी जो आई है इस हवाले से जो है आज हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से आज जो हमारे गेस्ट हैं ज़ैन अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, और मैं क्या क्या इनका इंट्रोडक्शन बताऊं, मोटिवेशनल स्पीकर है। आजकल मैं जहां पर भी देखूं स्क्रीन में तो मुझे ज़ैन भाई नज़र आते हैं। ज़ैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम। ये मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने टाइम दी है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर आफियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू आपका आने का। सर, साइबर क्राइम, ये तो हम इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले आप एडवोकेट कैसे बने? ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मैं एडवोकेट बन सकता हूँ? फिर उसके बाद आप जिस तरीके से अब चल रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप बच्चों को भी गाइड करते हैं साथ साथ। व्हाट इज योर जर्नी सर, कि आपका बचपन कैसा था और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? उमर भाई, बचपन में तो बहुत शरारती था और एजुकेशन में मैं शुरू से ही ठीक था। एजुकेशन में अगर आप देखें, मेरी जो स्कूलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स के अंदर है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, फिर मैंने आईबीए से बीबी ऑनर्स किया, फिर मैंने लॉ किया पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से। बेसिकली आई थिंक प्रोफेशन के अंदर आने से पहले जब मैं सोच रहा था कि लॉ की तरफ आना चाहिए, शौक मुझे शुरू से ही था। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मैं हमेशा ही मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसी प्रोफेशन में आऊं। लेकिन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, जब मैं वहां पे एज ए स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब का, मेरी मदर का ये कहना था कि यू शुड ऑप्ट इंजीनियरिंग आफ्टर दिस। अच्छा, मैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मेरा हुआ। लेटर ऑन मैंने उसको स्विच किया, मैंने टुवर्ड्स बीबी ऑनर्स में गया और मैंने ये सोचा कि आई थिंक बीबी ऑनर्स करने का मेरे ज़हन में उस टाइम जो कंसेप्ट था वो यही था कि मैं कॉर्पोरेट जो प्रैक्टिस थी उस तरफ मेरा था कि पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस को हम पढ़ लें इंस्टीट्यूट से, एक अच्छी एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं लॉ के साथ इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और जिसको मैं जो मुझे हेल्पफुल साबित होगा। तो बीबी ऑनर्स किया, उसके बाद लॉ को स्टार्ट किया। शुरू में मैंने जो बैंकिंग साइड थी शाहिद इकराम सिद्दीकी साहब के पास, मैंने बैंकिंग प्रैक्टिस का काम सीखा और बैंकिंग लॉज के हवाले से काम किया उनके पास। शाहिद साहब जो हैं वो इज वन ऑफ द लीडिंग लॉयर ऑफ दिस कंट्री रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज। तो वहां पे तकरीबन काफी अरसा जो था वो काम सीखने पे गुजारा और देन जब प्रैक्टिस में आए तो फिर ये एक नया रास्ता जो था जो कि साइबर क्राइम और साइबर लॉज का था। उस टाइम ये चीजें जो थी बड़ी इमर्ज कर रही थी और बड़ी सामने आ रही थी, तो फिर इस फील्ड की तरफ मतलब कि आपकी सर जो जर्नी है वो उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। ठीक है, आपने जो है ना पॉइंट्स चेंज किए अपनी लाइफ के अंदर। पहले आपने बीबीए किया, फिर लॉ किया। इतना पैशनेट आप जो आप में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि आज का जो नौजवान है, जो खास तौर पे मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो फ्रेश लॉयर्स बने हैं अभी रिसेंटली, उसके बाद आप डेली बेसिस पे एडवोकेसी के हवाले से कोर्ट्स में भी जाते हैं, अपेयर होते हैं, बार रूम्स में भी जाते हैं, आपने आज का जो अलमिया देखा है कि स्टूडेंट्स जब लॉ करके आते हैं तो वो बार रूम में चाय एंजॉय कर रहे हैं, साथ सिगरेट भी पी रहे हैं। सर, वो ये समझते हैं कि ये एक जो है लाइफ है। क्या समझते हैं असल वकालत क्या है? स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे इस हवाले से? उमर भाई, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे बारूम के बारे में कि कहाँ बारूम है ये काफी साल लगे ये देखने में। बहुत बड़ी बात और जब से मैं इस प्रोफेशन में आया, फ्रॉम द डे वन, मेरी जो पहली कोशिश होती थी वो ये होती थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग कोर्ट्स की तरफ जाना है और जैसे ही कोर्ट्स का काम खत्म होगा दोबारा ऑफिस की तरफ आना है। ठीक है। अच्छा, इन दो जगहों के अलावा पहले शुरू में कोर्ट्स की तरफ और शाम को ऑफिस की तरफ, तीसरी कोई जगह, इवन दो कि मेरा सोशल सर्कल बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने इन दी अर्ली डेज जो थी, इनिशियल डेज के अंदर मैंने अपने सोशल सर्कल को काफी हद तक अवॉइड किया कि मैं जो अपनी सारी कंसंट्रेशन है वो अपने काम की तरफ दूं। ठीक है। मेरे ख्याल में आजकल जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि जैसे ही एक लॉ का स्टूडेंट लॉ कंप्लीट करता है वो अगले दिन ही अपना चैम्बर ओपन कर लेता है। ये सबसे बड़ी गलती। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, मेरा इसमें जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ये मशवरा है कि जैसे ही आप लॉ कंप्लीट करें, आप सबसे पहले किसी सीनियर के पास जाएं। अच्छा, उस सीनियर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइल मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू आर्ग्यू, हर एक चीज आपको उस दफ्तर से पता चलेगी। लाइक मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि फाइल जो है वो, जैसे आप देखते हैं अक्सर कि हमारे आगे फाइल ओपन होती है, उस पे फ्लैग्स कैसे लगाने हैं, आप उसके ऊपर आपने ये कैसे लगाना है कि नंबर, कौन सा नंबर किस पेज का है, फैक्ट शीट कैसे बनानी है, रिटन आर्गुमेंट्स कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ आप कभी लॉ स्कूल से नहीं सीख सकते। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको लॉ फर्म से ही मिलेगा। तो शुरू में कोशिश करें कि एक लॉ फर्म ज्वाइन करें। जब आपको काम आ जाए, जब आप समझें कि आपको काम आ चुका है, आप थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाए। सर, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि चैम्बर या अच्छा एक उस्ताद होना चाहिए, ठीक है, इसमें नो डाउट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस फर्टर्निटी के अंदर सर तकरीबन मेरे जो असेसमेंट है 80 से 90% जो चैम्बर्स हैं वो बच्चों को सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं। आप क्या समझते हैं वो कैसे उसमें ठीक किया जाए? अपना एक तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ। मैं जिस लॉ फर्म में था ना, हमारी लॉ फर्म के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, टाइम की इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि हमें पहले दिन जो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम की तरफ से बात बताई गई थी ना, वो ये थी कि 8 बजे का मतलब है 8 बजे, और अगर शाम को 7 बजे आपका ऑफ है ना, तो 7 बजे का मतलब है 7 बजे, उससे 1 मिनट पहले नहीं और उसके 1 मिनट बाद नहीं। काम का जो ड्यूरेशन होता था, वर्किंग एटमॉस्फेयर होता था, वो इतना प्रोफेशनल होता था कि जब आप अपनी सीट पे आके बैठते थे तो आप जब सबको काम करते हुए देखते थे तो आप कहते थे कि यार मैंने भी फाइल्स को कंप्लीट करना है आज, ठीक है। तो ये एक एटमॉस्फेयर होता है। देखें, एक बड़ी अच्छी बात है जो अक्सर हम सुनते हैं कि आदमी जिस कंपनी में बैठता है ना, फिर वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में बैठेंगे ना जो आपको ये कहेंगे नहीं प्रोफेशन में तो कुछ नहीं है, इसमें नाकामी बहुत। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी कंपनी का भी जो मैं अभी जिक्र करूंगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जो कासिम अली शाह साहब के साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बने हुए हैं। मैं आपका पॉइंट आ गया है सर। हम अब बढ़ते हैं सर आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम के मामलात हैंडल करने वाले जो वकील हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। हम बाद में आते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है। मैं अभी ये पूछना चाह रहा हूँ कि वकला हजरात क्यों तादाद में कम है साइबर क्राइम्स के मैटर सॉल्व करने में, करवाने में, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, लॉयर्स जो होते हैं, आप डिटरमिन नहीं करते कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है, काम डिटरमिन करता है कि आपने कौन सी फील्ड की तरफ अपनी तवज्जो देनी है। लाइक अगर किसी के पास सिविल का काम बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये कि उसकी एक्सपर्टीज जो है वो सिविल लॉ से रिलेटेड ही आगे चल के उस तरफ बनेगी। अब जो आपने बात की है कि एक लॉयर इस फील्ड में क्यों कम है, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप कोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वहां आपको ये समझ आता है कि काम सारे लॉयर्स इसमें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसको एक स्पेसिफिक फील्ड के तौर पे काम करना एक और चीज है। जैसे अगर आप एनवायरमेंटल की फील्ड देंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों के पास वो काम भी मौजूद है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक की बात करेंगे तो उसमें आपको चंद एक नाम नजर आएंगे। तो ऐसे ही साइबर है, एनवायरमेंटल लॉज हैं, टैक्स लॉज हैं। इवन दो मैं आजकल यंगस्टर्स को ये बात बार बार कह रहा हूँ कि आप टैक्स लॉस को सीखें, ये बड़ा जरूरी है। लाइक एवरीबडी नाउडेज इज सर्चिंग फॉर अ गुड टैक्स लॉयर। सो आपको इस टैक्स की फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक यंगस्टर को ना न्यू फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए, न्यू फील्ड्स की तरफ जाना और न्यू फील्ड्स को सर्च करना चाहिए। आपको कभी कोई फील्ड देखें, एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठे होंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। सही बात है। उसके लिए आपने निकलना बाहर ही है, निकलना बाहर और मेहनत बाहर आगे करनी है। तो उसके लिए कोई भी फील्ड आती है आपके पास, मैं कहता हूँ आपके पास कोई भी काम आया है, उस काम को इतने अच्छे से तरीके से करेंगे लोग आपको उस काम का एक्सपर्ट मान लें। बिल्कुल ठीक है सर। सर फिर हम मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं अभी, कि आपने कहा न्यू फील्ड की तरफ जाना चाहिए। एक न्यू फील्ड आई है साइबर क्राइम, ठीक है, जो एक ऑर्डिनरी बंदा है उसके लिए तो एक न्यू चीज ही है साइबर क्राइम। व्हाट इज साइबर क्राइम, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं सर? देखें, आसान लफ्जों में बताऊंगा कि कोई भी ऐसा जुर्म, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अच्छा, अगर मुश्किल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, दो आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद आपको साइबर क्राइम का समझ लग जाएगा। ठीक है। लॉ में आपको साइबर क्राइम की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। इंफॉर्मेशन कोई भी एक ऐसा मैसेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई साउंड है, कोई ऑडियो है, कोई वॉइस है, दैट इज इंफॉर्मेशन, कोई इमेज है, कोई वीडियो है। इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है जिससे ये इंफॉर्मेशन बनाई गई है, रिप्रोड्यूस की गई है।
किसी को भेजी गई है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जब गलत इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम। ठीक है। अच्छा, अब साइबर क्राइम को इस चीज़ के बाद समझते हैं। अभी आपने बात की कि साइबर क्राइम की तरफ स्टूडेंट को जाना चाहिए। आप हमारे नाजरीन को इस हवाले से थोड़ी असिस्ट करें कि साइबर क्राइम जो है उसका जो एक प्रोसीजर है, हर एक लिटिगेशन का एक प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल का, सिविल का, टिल FIR, जब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, वहां से लेकर टिल द लास्ट वर्डिक्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर, इसमें थोड़ा जरा डिफाइन कीजिएगा नाजरीन को। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन जो कोई भी विक्टिम फाइल करता है मुतलका FIA साइबर क्राइम सर्कल पे, उस एप्लीकेशन पे एक वेरिफिकेशन नंबर लगता है। ठीक है। उस वेरिफिकेशन स्टेज पे ये डिसाइड होता है कि क्या ये एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है या नहीं, या इसका एविडेंस जो है वो इतना सफिशिएंट है कि ये साइबर क्राइम जो है ये इस केस के अंदर अट्रैक्ट होता है। उस वेरिफिकेशन के बाद उस केस की एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ये डिटर्मिनेशन होती है कि क्या इस केस के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद इंक्वायरी जब हो जाती है, उस डिटेल इंक्वायरी के बाद उसमें विक्टिम को भी सुना जाता है, उसमें मुलजम को भी सुना जाता है। उसके बाद एक FIR है जो अंडर सेक्शन 154 है। ठीक है। FIR के बाद अगर तो कोई मुलजम पकड़ा गया है तो अरेस्ट हो चुका है तो फिर उसका रिमांड की तरफ मामला जाएंगे। अगर जुडिशियल हो चुका है तो फिर बेल की तरफ मामला जाएंगे। फिर उसी तरह ऑर्डिनरी जिस तरह क्रिमिनल लॉ के अंदर चालान जमा होता है, ट्रायल जो है वो इनिशिएट हो जाता है ट्रायल कोर्ट के अंदर। प्रोसीजर सारा वही है जो आपको आम जो अदालतें हैं क्रिमिनल लॉस के तहत जो प्रोसीजर चलता है वही प्रोसीजर है। ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें दो जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। क्योंकि आम जो एक पुलिस FIR देती है उसमें तो स्ट्रेट अवे एक शख्स अपना आके बयान रिकॉर्ड करवाता है और या एक दरखास्त देता है और उसके बाद उसकी FIR जो है वो रजिस्टर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनके अपने एक्ट के अपने रूल्स हैं, उसके तहत जो प्रोसीजर है वो यही है कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, FIR के बाद फिर वही प्रोसीजर है जो हम आम अदालतों में देखते हैं। सर, वैसे आपको अगर आपकी असेसमेंट, आपकी डेली बेसिस पे केसेस भी देखते हैं, क्या रेशो आती है कि सक्सेस रेट, जो लोग आते हैं बेचारे ब्लैकमेल्ड होके आते हैं या कि उनको ट्रैप किया जाता है, तो क्या उनको भी कोई कोर्ट से या जो रेलिवेंट इदारे हैं वहां से कोई मुआवनत मिलती है? देखिए, बतौर वकील मैं अगर आपको बात बताऊं ना कि सबसे पहले तो मैं एक चीज आपका क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं बताना जी, आपको FIR पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास एक साइबर क्राइम रिलेटेड मामला आ गया है, आपको अगर FIR के बारे में नॉलेज नहीं है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं या आपको अदालत में वो केस आर्गुमेंट करने में हेल्प कर सकती है, तब तक आप उस केस को सही तरीके से अदालत में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, पहली चीज ये है कि सबसे पहले तो जो आपके पास FIR है ना, जिसमें आप एक तो एक एलिगेशन होगा, आप उसको पढ़ें जो एप्लीकेशन आपके खिलाफ आई है, एक तो वो उसका पार्ट होगी। ठीक है। सेकंड, उसका जो हिस्सा होगा वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो हैं, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में क्या चीजें सामने आई हैं, एक तो वो रोल होगा जहां से आप एक्यूज का रोल आपके सामने आ सकता है। तीसरी बड़ी अहम चीज, दैट इज द फाइंडिंग्स ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट क्या कहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। ये जब आप तीनों चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीनों चीजों के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि केस जो है वो आपके क्लाइंट का कहां पे स्टैंड कर रहा है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स आपको पढ़नी नहीं आती, या लेट्स सपोज आपने पढ़ा लेकिन आपने उस तरीके से नहीं उसको पढ़ा कि क्या वो रिपोर्ट आपके खिलाफ पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। देखें, एक इंक्वायरी ऑफिसर या एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक स्कोप देता है टू द टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी उस रिपोर्ट में उस फाइंडिंग्स के अंदर ये बताता है क्या वो स्कोप में हासिल करने में या उसको मैच करने में या उसको corroborate करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो दैट इज द मेन, आई वुड से कि एविडेंस जो आपने एक साइबर क्राइम के केस में पढ़ना है। आई एम नॉट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जिसमें आपने पूछा कि किस हद तक कन्विक्शंस या किस हद, देखिए बात ये है, जब हम आगे चल के इसको मजीद डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे जो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड केसेस हैं, वहां पे ये होता है कि वहां पे इतना फैमिली प्रेशर लोगों पे आ जाता है कि लोग बहुत सारे केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार हो जाते हैं। लाइक मैं आपको भी बता देता हूँ कि अभी मेरे कुछ कोर्ट्स में भी केसेस चल रहे हैं जिनमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी मुझसे राब्ता किया है कि देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज गोइंग ऑन बिटवीन देम एंड द अदर साइड। सो द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हम बात करते हैं ना लॉ में अमेंडमेंट्स की, हमें वहां पे ओवरऑल सोसाइटी पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल।
हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर वंस आप किसी केस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उस केस का जो नतीजा है वो आप फाइनल नहीं आने देते, तो मुआशरे में फिर प्रेसिडेंट कैसे सेट होगा, बिल्कुल डिटरेंस कैसे आएगी, जब सब कुछ ही आपने एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर लाइक 6 days 7 days आपने खुद ही बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लेना, तो फिर रिजल्ट्स जो आप पूछने क्वेश्चन रिजल्ट्स देखें तब आते हैं, जब सजाएं तब होती हैं, पनिशमेंट्स तब आती हैं, या फैसले तब आते हैं। देखें जब पार्टीज अपने केस को परसू करती है। बिल्कुल सर, इसमें एक जो आपने प्राइवेसी की बात की, जो आपने एक बेसिक सी डेफिनेशन बताई साइबर क्राइम की, तो आजकल ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि प्राइवेसी तो मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान में रही नहीं है, क्योंकि जब आपके एक प्रोविंशियल लेवल पे उस्मा बुखारी साहिबा की मैं बात करूं, जब उनकी वीडियोस बनाई गई या ऑडियो लीक्स होती हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, ठीक है, बड़े बड़े जो है वो ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स की, इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो लैक कर रही है सिस्टम के अंदर और ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं? देखिए मैं आपको बात बताऊं कि 2-3 चीज़ों को अपने माइंड में रखें। ये जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस है ना सर, यहाँ पे जरूरत ये है कि इनके जो ऑफेंसेस है ना, इनकी पनिशमेंट्स को एनहांस करना पड़ेगा, लेजिस्लेशंस करनी पड़ेंगी, जहाँ पे पनिशमेंट्स एनहांसमेंट की तरफ केसेस जब तक नहीं जाएंगे, ऑफेंसेस की सजाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी। और फिर मैं समझता हूँ कि लोगों में एक आम अवेयरनेस आपको देनी होगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केसेस को परसू करना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि अभी लाहौर में एक कोर्ट है, आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक 3 कोर्ट्स होनी चाहिए, मजीद कोर्ट्स में इजाफा होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लोगों को सजा पनिशमेंट्स की तरफ मामला जाएंगे, जो लोग इस तरीके से लोगों की जिंदगियों को खराब करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, स्पेशली जब कोई किसी को उसको मुआशरे में उसकी रेपुटेशन को खराब करता है। देखें जब तक प्रॉपर तरीके से ऐसे केसेस के हवाले से डिजिटल फोरेंसिक्स कैसे बेहतर की जा सकती है, ये सारा एक मैं समझता हूँ एक आई वुड से कि ये एक सारा एक मजमुई तौर पे आपको इन चीजों को कंबाइन करके तब्दीली करके चलना पड़ेगा, फिर चल के आप देखेंगे कि रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे आने स्टार्ट होंगे। ठीक है सर, वैसे आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या पनिशमेंट है इनकी अगर कोई किसी से कन्विक्शन हो जाती है? क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई है, जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 7 साल से बढ़ा के 14 years की गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ जैसे सेक्शन 21 है उसकी सजा सिर्फ 5 साल है, उस सजा को बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो सेक्शन 21 है उसके अंदर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट की जो डेफिनेशन है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही अगर आप देखें तो उसमें जो रिगार्डिंग दी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक्स है उसके बारे में बात की गई है। तो अमेंडमेंट्स तो अभी रिसेंटली भी आई हैं, लेकिन जो अभी भी मैं समझता हूँ जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, वो तो तमाम ऑफेंसेस ही बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल है। तो अगर किसी के साथ 2.5 करोड़ का भी फ्रॉड हो जाए, 3 करोड़ का हो जाए, 4 करोड़ का हो जाए, उसका जो मुल्ज़म है एज फार एज दी फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जो सेक्शंस आर कंसर्न्ड वो तो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। तो वहां पे मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स की लेवल पे भी जो ऑफेंसेस डील करते हैं उनमें सजाओं को मजीद बढ़ाने की जरूरत है, और सेक्शन 43 की हद तक अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि उसमें मजीद ऑफेंसेस को जो है वो आई थिंक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल करने की जरूरत है। अच्छा सर, इसमें आपने बात की, जैसे हमने ब्लैकमेलिंग की बात की, आजकल ये आम या कॉमन चीज़ है कि एक लड़की और लड़का जो है वो रिलेशनशिप में होते हैं, और वो चीज़ें जो है बाज़ वक़्त ऐसे सुनने को मिलता है कि वीडियोस लड़की के पास होते हैं, बाज़ वक़्त लड़की ब्लैकमेल कर रही होती है या लड़का ब्लैकमेल कर रहा होता है जब उनका जो ब्रेकअप हो जाता है। तो इस हवाले से आपके पास ऐसे कितने केसेस आए और उसमें क्या कन्विक्शंस मिली, उनकी फैमिलीज पे क्या इंप्रेशन पड़ता है ऐसी चीज़ का? ये चीज़ें आती भी हैं, स्टैंड होती हैं सर? देखिए उमर, एक चीज़ याद रखिएगा, ये 3 से 4 कैटेगरीज के केसेस हैं तो सेक्शन 21। एक ये है कि लेट्स सपोज किसी ने आपका जो डाटा है ना वो फेक तैयार कर लिया, ठीक है, उसको आपसे रिवेंज लेना था, बदला लेना था, आपको बदनाम करना था, रेपुटेशन को खराब करना था। एक तो ये केसेस है। जैसे मेरे पास एक केस है, उसमें खातून की फेक वीडियोस को तैयार कर लिया गया एंड लेटर ऑन शी कमिटेड अ सुसाइड। लाइक दे आर सच हीनियस ऑफेंसेस आई वुड से कि आप देखें किसी की जिंदगी चलेगी। सेकंड कैटेगरी के केसेस ये हैं कि जैसे आपने बताया कि किसी का किसी से ताल्लुक है, रिलेशनशिप खत्म हुआ, उसके बाद इलीगल डिमांड्स आनी शुरू हुई, वो डिमांड्स पूरी ना की गई और डाटा किसी ने भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, तीसरी केसेस ये हैं कि एक
शख्स है उसने किसी को डाटा भेजा नहीं है, दो लोग हैं वो आपस में ताल्लुक में है, लेकिन किसी का फोन चोरी हो गया या किसी ने मिसयूज कर लिया, किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, अच्छा वहां से वो डाटा मिसयूज हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं सेक्शन 21 रिलेटेड केसेस की, जहां पे लोगों को, अच्छा एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आजकल कुछ केसेस मैंने वो भी किए जहां पे एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का डाटा तैयार करके रखा होता है, वो बाद में जब शादी खत्म होती है तो उसको शेयर कर देते हैं, और एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड का डाटा शेयर कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये 3 4 5 कैटेगरीज के केसेस हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उमर साहब, वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि मैं समझता हूँ कि आपने जो शुरू में बात की, जैसे दो लोग रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने एक दूसरे का डाटा जो है इस्तेमाल कर दिया ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए। देखिए एक तो लॉ बड़ा इसमें स्ट्रिक्ट है, दूसरी बात ये है कि जब, पहली बात है ऐसा डाटा तैयार मत करें, दूसरी बात ये कि जब आप ऐसा डाटा किसी को भेज देते हैं ना, फिर आपकी उसके ऊपर रसाई खत्म हो जाती है। अब वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, उसका कैसे मिसयूज करता है, उसको किस तरीके से ब्लैकमेल करने का इस्तेमाल करता है, ये अब जो चीजें हैं ये उसके हाथ में चली जाती हैं। और देखें लॉ मौजूद है, लोग पकड़े भी जाते हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे केसेस में लोगों को सजाएं भी हुई हैं और उनसे डाटा भी रिकवरी होती है। लेकिन देखें मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि आपने क्वेश्चन मुझसे अवेयरनेस के बारे में पूछा है कि यार जनरली हमें क्या ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे लोग इस तरीके से बचें, तो उसमें देखें, उसमें पहली चीज ये है कि कभी भी जो स्पेशली एक लाइन आप अक्सर सुनते भी हैं कि देख कर डिलीट कर देना, तो ये इसमें ट्रस्ट में जाना, किसी के ट्रस्ट में आके उससे तस्वीरें शेयर कर देना, जैसे रियल लाइफ में हम लोगों को मिलते हैं ना, हमें वैसे ही मिलना है सोशल मीडिया पे एहतियात करते हुए। ज्यादातर ये जो डाटा शेयर हो रहा होता है ना, ये स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर हो रहा होता है, लोग स्ट्रेंजर्स की बातों में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे किसी से दोस्ती हुई, उसने फौरी तौर पे अपना डाटा शेयर कर दिया, जो कि गलत है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। अभी तो बहुत सारी कैटेगरी ऑफ केसेस, शायद आप आगे चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आजकल यंगस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह उनको लाइव वीडियो कॉल्स के ऊपर उनकी वीडियोस को तैयार कर लिया जाता है, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो बेसिकली यंगस्टर्स ने भी बचना है, हर एज के बंदे ने बचना है। ठीक है सर इसमें एक चीज एविडेंस भी है कि जैसे क्रिमिनल केस में एविडेंस होता है, कोर्ट के सामने अपेयर होते हैं, ठीक है। जब अब एक लड़की है सर, ये भी सिनेरियो देखने को मिलता है, एक लड़की है, उसको लड़के ने मैसेजेस किए हैं, हरास किया है, ठीक है। लड़की के पास ये अवेयरनेस नहीं थी या उस चीज की उसको इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है कि कोर्ट के अंदर एक एक चीज एविडेंस के तौर पर मानी जाती है। जब उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, लड़का फिर भी उसको हरास कर रहा है, इस हवाले से कोर्ट किस नजर से देखती है, या जो आप बता रहे हैं कि बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, साइबर क्राइम ऑफिसर्स के हवाले से, वो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, जो डिजिटल एविडेंस होता है ना जी, वो इट इज ट्रेसेबल, इट इज इन एनी फॉर्म इट इज ट्रेसेबल। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी डिजिटल एविडेंस को ट्रेस करना आज के दौर में मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि शायद वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता होगा। एक बात याद रखिएगा, मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं किसी भी केस के। लेट्स सपोज अगर किसी के नाम पे सिम नहीं है तो IMEI से उसको पता किया जा सकता है क्या उसने ये सिम इस्तेमाल किया या नहीं की। अगर किसी शख्स ने वो मैसेजेस डिलीट किए हैं, वो रिट्रीव होने का भी एक फोरेंसिक्स के अंदर, साइंसेस के अंदर वो कंसेप्ट पाया जाता है। अगर किसी ने अपने फोन से डिलीट कर दी है तो विक्टिम के फोन से वो चीजें रिकवर हो सकती हैं, विक्टिम के फोन से चेक की जा सकती है। तो देखिए दो रिपोर्ट्स हैं, दैट फर्स्ट इज अ टेक्निकल रिपोर्ट एंड द सेकंड इज अ फोरेंसिक रिपोर्ट। अगर आपको किसी भी साइबर क्राइम के केस में ये दो रिपोर्ट्स अगर पढ़नी आ जाती हैं, अंडरस्टैंड करनी आ जाती हैं, तो आप मेरे ख्याल में बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस के। टेक्निकल रिपोर्ट में तो एक बड़ा एक इनिशियल फाइंडिंग्स होती है, लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है वो बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। आपने सबसे पहले उन दो रिपोर्ट्स में देखना है कि स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या था, इंक्वायरी ऑफिसर क्या था, और फाइंडिंग्स ऑफ द फोरेंसिक एक्सपर्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट क्या है। ठीक है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि आप जब ये चीज को पढ़ना सीख जाएंगे ना, इस चीज को अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। देखें साइबर क्राइम का केस जो है ये सारे का सारा डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर है। ये सारे का सारा रिलाय करता है उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो कि डिजिटल जो मीडिया किसी मुलजिम के पास से रिकवर हुआ है वो क्या रिपोर्ट्स क्या बताती हैं। बाज़ औक़ात एक जगह पे एक से ज्यादा फोन रिकवर हुए होते हैं, एक जगह पे एक विक्टिम का फोन होता है, तो आपने इन सब रिपोर्ट्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस खुद करके करना होता है, पढ़ना होता है उसको अपनी तैयारी के लिए। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक केस है, तो उसमें मैंने एक केस की तैयारी का मैं वो बता रहा हूँ, इट टुक मी अराउंड 3 to 4 weeks टू आई वुड से कि मुझे रिटन आर्गुमेंट्स तैयार करते हुए मुझे 3 से 4 हफ्ते लगे उस केस के, क्योंकि उसमें जो सारे का सारा एविडेंस था वो अदालत में जब ऑब्वियसली जब आप बहस के लिए जाते हैं तो
आपने उसका, जब तक आपके पास टेक्निकल एविडेंस पे आपकी ग्रिप नहीं होगी ना, आपको एक्सप्लेन नहीं, लाइक आपको ये नहीं पता व्हाट इज आईपी, सही बात है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये दैट इज द फर्स्ट एविडेंस that is gathered in any cybercrime case. So first you have to understand what is IP. Like if you don't know what is IMEI, so आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, आपको लाइक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, तो आप आगे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? सर इसके लिए क्या आप क्या लगता है कि गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएटिव ले सकती है? एजुकेशन में क्या इस चीज का कोई ऐसा मॉड्यूल ही क्या ऐड कर दिया जाए? देखो उमर, इसमें ना एक अच्छा जो काम हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि जो बच्चा स्कूल में गोइंग है ना, अभी पढ़ रहा है स्कूल में, उसको क्लास 5 से ना आप साइबर क्राइम पढ़ाना स्टार्ट करें। अच्छा, ठीक है। महीने में 2 लेक्चर रख दें। ठीक है। जैसे हम लाइक हम जब गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो हमारा हर फ्राइडे को एक लेक्चर होता था जहाँ पे हम डिफरेंट जो सेक्शंस के और डिफरेंट क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते थे वो बैठते थे और हमारे आगे एक टॉपिक होता था जिसपे हम सब डिस्कस करते थे। लाइक कभी हम इकोनॉमी को डिस्कस करते थे, कभी हम एजुकेशन को डिस्कस करते थे, कभी हम डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस किया करते थे, डिफरेंट फील्ड्स को। अच्छा, उसमें क्या होता था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारे पास आता था। तो इसी तरह ये जो फील्ड है ना, आई थिंक इसमें भी एक ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस हो। लाइक मैंने तो अपने तौर पे जहां जहां मैं मुझे बुलाया गया आज तक, मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है ना जिसमें लोगों का फायदा हो सकता है, तो हमें लोगों को तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह ये आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले जाएं। जैसे आप तक ये नॉलेज आया है, मैं आपको ये कहूंगा कि कभी आप जैसे इस टॉपिक पे शो कर रहे हैं, इस पे मजीद शोज करें जी। उससे क्या होता है कि जब आप कलेक्टिव अप्रोच की तरफ जाते हैं ना, तो फिर ओवरऑल माशरे में बेहतरी आती है। एक तो मैं समझता हूँ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको एक चैप्टर के तौर पे पढ़ाना चाहिए, एक टॉपिक के तौर पे पढ़ाना चाहिए सीरियसली, क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स हैं, यही वो बच्चे हैं, जब ये रियल लाइफ में आते हैं तो इनसे गलतियां हो रही हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो आप ये देखिएगा जब आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ना इसको थोड़ा सा सीरियस लेवल पे जाकर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, इस वजह से अवेयरनेस, लाइक फेक न्यूज के बारे में बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज फेक न्यूज जी, इसके स्प्रेड करने से क्या नुकसान आता है ये बताना चाहिए। लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, इकोनॉमी पे इफेक्ट आते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसका सारा प्रोसीजर खराब हो जाता है, उनके वहां पे लोग बाज़ पेपर वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं, लोगों के कैरियर खराब हो जाते हैं, एक पर्सनल बंदे की अपनी जाती जिंदगी खराब हो जाती है फेक न्यूज से। अच्छा, लगाने वाला जो है वो तो लगा के चला गया, फेक न्यूज जो थी उसने तो एक फेक अकाउंट बनाया, वहां पे एक फेक न्यूज, लेकिन जिसके खिलाफ लगी है, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे के खिलाफ फेक न्यूज लगती है ना, उसकी जो सफरिंग है ना, आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते, आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। वो जिस मुश्किल घड़ी से गुजरता है, जो उसको कितने लोगों को जवाब देना पड़ता है, किस उसके बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए, मैं आपको उम्र भी बताऊंगा, कि जहां पे मुझे स्पेशली लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो कहते हैं जी स्कूल जाते हैं तो हमसे वहां पे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ये इस न्यूज के बारे में पूछते हैं कि ये कल हमने ऐसी न्यूज आपकी फैमिली के बारे में पढ़ी है। देखिए इस तरह जो है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें देखें ये बड़ा ही सीरियस मामला है। इसमें जो लोग ऐसा काम करते हैं, देखें ठीक है, एक तो हम सजा के बारे में तो बात कर रहे हैं, कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, को हमें मोरालिटी के ऊपर भी थोड़ा सा देखना है कि इस तरीके से जब आप किसी की जिंदगी में जाके, बिल्कुल एक इनर मोरालिटी भी है, बिल्कुल देखें आप अच्छा, फिर इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना भी गलत है, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना भी गलत है कि अगर आप ये कहना कि जी मैंने ये जो किया है ये मेरा राइट था, आपने वहां पे राइट टू प्राइवेसी भी देखना है किसी इंडिविजुअल की। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था कि वो तब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है जब तक आप किसी की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करते। लेकिन वंस यू स्टार्टेड वायलेटिंग समवन्स प्राइवेसी, तो इसका मतलब है उसके भी एक राइट्स हैं। अगर आपका राइट था किसी चीज का तो उसका भी एक राइट है। तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग फेक न्यूज, इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग फेक वीडियोज एंड फेक images. It is only for the purpose of social interaction with the people you know. ठीक है सर इसमें एक और कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि वालिदैन ये क्लेम करते हैं कि हमारे उनको कॉल्स आती हैं
कि आपके बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया गया है, आप इतने पैसे भेज दें, और वो बेचारे भेज भी देते हैं, ठीक है, इतने मासूम होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, वो कहीं बच्चों के दोस्तों के साथ कहीं मसरूफ था। इस हवाले से आपके पास भी कोई ऐसे केस आए और कोई अवेयरनेस? इसमें तो एक ऐसा आपको केस सुना देता हूँ कि मेरे अपने ही दोस्त, करीबी दोस्त हैं, वो एक बैंक में प्राइवेट वहाँ पे वो जॉब करते हैं। उनकी मुझे कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं कि यार मुझे ना इस तरह कॉल आई है, मेरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप उससे पूछें कि कहाँ पे, किस पुलिस स्टेशन में वो अरेस्ट है बच्चा आपका। वो कहते हैं जी वो मैंने उनसे बात की, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बताएंगे, आपने फोन को बंद नहीं करना। अब मेरे दोस्त एक तरफ मुझे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे एंड पे उन्होंने इस फोन के जो कॉल है वो उसको कट नहीं कर रहे, वो कॉल पे वो शख्स मौजूद है उनके साथ। तो वो मुझसे एक एंड पे बात कर रहे हैं, उसको म्यूट करके कॉल को, कि अब मुझे व्हाट शुड आई डू। तो मैंने उनको सिंपल सी बात की, मैंने कहा वो चाहते क्या आपसे, वो क्या चाह रहे हैं कॉल पे। उसने कहा जी वो मुझे कह रहे हैं आप इस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करें। मैंने उनको फौरी मना किया, मैंने कहा ये आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, आप एक काम करें, आप अपने किसी दोस्त को कहें, अपनी फैमिली को कहें कि वो पता करें कि आपके बच्चे इस टाइम कहाँ मौजूद है। तो वो कहते हैं यार इस टाइम तो बच्चे स्कूल में होते हैं, हमारा राब्ता कैसे होगा। मैंने कहा आपको 15 से 20 मिनट में आपको उनके साथ राब्ता हो जाएगा, लेकिन ये जो आप काम करने लगे हैं, ये जो पैसे आप भेजेंगे, ये कभी आपके वापस नहीं आने। तो वही हुआ, उन्होंने जब उस न्यूज को वेरीफाई किया अपने बच्चों के स्कूल में कॉल करके, तो उनको पता चला बच्चे तो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो ये मैं वो बताऊं, ये जो 20-25 मिनट का टाइम था ना, मुझे इतना मुश्किल वक्त लगा उनको कन्विंस करने में कि आप बच्चों की पहले लोकेशन का पता कर लें, वेरीफाई कर लें न्यूज को। लाइक ये देखें, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। बिल्कुल। लेकिन दो तरीकेकार हैं ऐसे जो लोग जुर्म करते हैं। एक है वो लालच देते हैं, बिल्कुल, आपका इनाम निकला है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो आपको बताते हैं कि आपके साथ ये ना किया तो हम ये कर देंगे। जैसे वो कहते हैं अकाउंट बंद कर देंगे, सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड्स बंद हो जाएंगे, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका नाम जो है इस तरीके से जो है मिसयूज हो जाएगा। तो आप खौफजदा होकर सारी मालूमात शेयर कर देते हैं। तो बेसिकली लोगों को सिर्फ बात ये बताने की है कि न्यूज वेरीफाई करें, जब भी कोई ऐसी खबर आए तो ये आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है, उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए ना, हमारे दोस्त अक्सर हमें मैसेज कर देते हैं कि मैं इमरजेंसी में, आप मुझे पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने बहुत सारी दफा देखा लोग पहले पैसे ट्रांसफर करते हैं, बाद में उसको फोन करके पूछते हैं जी पैसे मिल गए। यही काम वो पहले कर लें कि भाई आप पैसे मांग रहे हैं, खैरियत है, और क्या मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं। जब आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद फिर आपको पता चलता है जी वो तो आपके साथ किसी ने स्कैम कर दिया। अच्छा सर, कुछ केसेस जो हैं वो ऐसे भी हमें देखने को मिले, खास तौर पे हम जो, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बार एट लॉ के लिए या LLM करने के लिए, तो ये होता है अक्सर उनकी फेक आईडीज बना के फेसबुक पे उनकी पिक्चर लगा के उनकी फैमिली को कॉल की जाती है कि आपका जो है ना, मैं उनका दोस्त बात कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरा है तो मैं बाहर चला गया हूँ, तो मैं उमर का दोस्त बात कर रहा हूँ, और ये कि उमर जो है इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, आप प्लीज पैसे भेज दें। अगर वो फैमिली, ठीक है, वो पैनिक सिचुएशन में होती है, पैसे भेज देती है, अमाउंट भेज देती है, उसके बाद क्या ऐसा सिस्टम पाकिस्तान का है? अब्रॉड बैठा है एक बंदा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठे होते हैं जो इस चीज से कनेक्टेड होते हैं, उसको कैसे कानून के नीचे लेके आ सकती है? देखिए, इस लॉ को जब आप पढ़ेंगे ना, तो इस लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो इससे डील आउट करता है व्हाट इज द साइबर जुरिसडिक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो आया था 2002 में, उसमें साइबर जुरिसडिक्शन का चैप्टर पहले नहीं था। ठीक है, कि था, लेकिन इतने आई वुड से कि इतनी डिटेल में नहीं डिफाइन किया गया। इस लॉ के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है और उसके साथ फ्रॉड कमिट किया गया है, उसके साथ फ्रॉड कमिट किया गया या इंफॉर्मेशन सिस्टम का उसके खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया है, तो उसके पास इस लॉ के तहत ये इख्तियार मौजूद है, जुरिसडिक्शन उसके पास मौजूद है कि वो दरखास्त दे सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, तो मैं उनको अक्सर रेफर करता हूँ कि जो इसका साइबर जुरिसडिक्शन का चैप्टर है ना, उसको जरूर पढ़ें। ठीक है। ऑल्दो, चले मैं आपको इसको, ऑल्दो डिटर्मिनेशन ऑफ अ साइबर जुरिसडिक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लाइक एक शख्स है, वो खरीदारी कर रहा है एक दूसरे मुल्क में बैठ के, खरीदने वाला किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, और जो कंपनी का सर्वर है वो किसी और मुल्क के अंदर है। अब यहाँ पे 3 जुरिसडिक्शंस आ गई। जिसने खरीदी है उसके साथ फ्रॉड हो गया, और वो रहता है किसी और मुल्क के अंदर। अब यहाँ पे इन तमाम जुरिसडिक्शन में से कौन सी ऑप्ट होगी? अगेन, क्योंकि साइबर जुरिसडिक्शन का एक जो चैप्टर है, मैंने आपको कहा कि इसमें एक आई क्रिएट
आई क्रेव कैनेडियन टीवी का एक केस लॉ है जो कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द चैप्टर ऑफ साइबर जुरिसडिक्शन वाज डिस्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे कैनेडियन एक वेब कास्टिंग चैनल को अपनी नशरियात यूएस में दिखाने से रोका गया था बाय द यूएस कोर्ट्स कि आप यहाँ पे अपनी नशरियात को नहीं दिखा सकते. सो द पॉइंट इज दिस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को नशरियात दिखाने से अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर रोका, क्योंकि उसकी जो भी सर्टेन रीजंस थी वो जजमेंट में गिवन थी. बट द पॉइंट इज दिस कि अगर हम बात करते हैं ना साइबर जुरिसडिक्शन की, ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, लेकिन जो लॉ में इसकी अभी रिसेंटली मैंने जो आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में जो इसकी जो इसको डिफाइन किया गया वो सफिशिएंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के. ठीक है. अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा फिर हम ब्रेक पे जाएंगे. इंटरनेशनल ट्रीटीज के हवाले से क्या इंटरनेशनली भी यहाँ पे जो दूसरे, खासतौर पर मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं? अगर मतलब कि अगर ब्रॉड जैसे आप बता रहे हैं कि कोई केस होता है, क्या जो है वो उनके दरमियान ऐसा कोई ट्रीटी साइन है पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ कि वो थ्रू इंटरपोल या थोड़े दूसरे मैकेनिज्म से वो उस जो क्राइम को रोक सके? देखिए, पहली जो सबसे पहली ट्रीटी है ना जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स की, दैट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन. ठीक है. उसके बाद अगर आप आगे चल के देखेंगे तो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जो है मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की रिगार्डिंग दी साइबर क्राइम्स केसेस इश्यूज के हवाले से. अगर हम बात करते हैं ना साइबर क्राइम की, जो आपका क्वेश्चन है कि अब जितनी एप्स पाकिस्तान में चल रही हैं, पॉपुलर एप्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की सारी फॉरेन कंट्रीज से चल रही है. बिल्कुल. रिसेंटली 2018 और 19 में, रिसेंट तो नहीं कहना चाहिए, 2018 और 19 में, 19 और 20 में सॉरी, ठीक है, सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे. ये समझने इसलिए जरूरी है कि आपके क्वेश्चन का जवाब इसके अंदर है. जी. तो वो तमाम जो ये जो सोशल मीडिया पॉपुलर एप्स हैं, इनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप पाकिस्तान में अपने दफातर ओपन करें. ठीक है. और इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप हमें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जो कि डिलीट करनी होगी या प्रोवाइड करनी होगी, या ऑब्वियसली लोग इसके ऊपर बाज़ औक़ात अफेक्ट भी हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डाटा भी जारी होती है, कंटेंट जारी होती है. तो उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम था, बट वो रूल्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि किसी तरफ से भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी कंपनीज की जानिब से. ठीक है. अब बात करते हैं, आपने अगला क्वेश्चन था कि क्या दुनिया में भी ऐसे केसेस आते हैं? क्या अगर आप रिसेंट एक यूके बेस्ड रिसर्च कंपनी की रिसेंट रिसर्च को पढ़ेंगे ना, ठीक है, जिसमें उन्होंने उन ममालिक के नाम बताए हैं जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट रिमूवल की, अनलॉफुल कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, टू दी कंपनीज, टू दी सोशल मीडिया कंपनीज. ठीक है. तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, शुरू में आपको डेवलप कंट्रीज 4-5 नजर आएंगे. ठीक है. हमारा उसमें नंबर आई थिंक शायद 7 है या 8 है उस लिस्ट के अंदर. ठीक है. तो उसमें आपको बहुत सारे ममालिक नजर आएंगे. मैंने आपको उसमें डेवलप कंट्रीज के नाम भी हैं. सो ये कहना कि सिर्फ साइबर क्राइम हमारे मुल्क में होता है, ये गलत है. आपको साइबर क्राइम के केसेस इंडिया में भी मिलेंगे, आपको साइबर क्राइम के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे. द पॉइंट इज दिस, क्योंकि मैंने आपको कहा अवेयरनेस का चैप्टर मिसिंग है. तो अगर आप देखें ना, अगर अभी भी आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जाएं, अगर आप अभी मैंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी है नेटफ्लिक्स पे, तो इवन मुझे ये वहां पे ये जानने का मौका मिला कि बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जो कि नॉर्मली मैंने बतौर वकील अपनी आंखों से वो जो है, हमने वो अदालतों में जब हम प्रेजेंट हुए, हमने वो केसेस को देखा कि ये तो केसेस हमें नजर आते हैं, यहाँ पे अदालतों में भी सुनने को मिलते हैं कि जैसे अभी रिसेंट एक डॉक्यूमेंट्री थी वो मैंने देखी, जहाँ पे एक फेक अकाउंट के थ्रू एक खातून की जिंदगी को कुछ तकरीबन 8 साल के लिए खराब किया गया. सो अब इंटरनेशनली भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी है कि जहां पे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को हाईलाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्राइम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल. सो ये कहना कि सिर्फ यहाँ पे होता है, ये गलत है. ठीक है सर, इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे. जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर विल बी राइट बैक इंशाल्लाह.